माननीय सभासदों, माननीय सभापति जी, नियम 377 के अधीन मामले श्री राजू बिष्टा जी। चालू। धन्यवाद सर, आपने एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का मुझे अवसर दिया। सर, दार्जिलिंग हिल्स, तराई और डुअर ये 4 इंटरनेशनल बॉर्डर से लगा हुआ क्षेत्र है और पूरा क्षेत्र बहुत ही स्ट्रेटेजिक है, बहुत ही संवेदनशील है। हमेशा से दार्जिलिंग हिल, तराई, डुअर्स इस क्षेत्र में एक विशेष एडमिनिस्ट्रेटिव हिस्ट्री रही है। कभी नॉन रेगुलेटेड एरिया, कभी रेगुलेटेड एरिया, कभी शेड्यूल्ड डिस्ट्रिक्ट, कभी बैकवर्ड ट्रैक, कभी पार्शियली एक्सक्लूडेड एरिया जैसी व्यवस्था रही है। लेकिन आजादी के बाद सही संवैधानिक शासन नहीं होने के कारण इस क्षेत्र की और क्षेत्र की जनता की हमेशा उपेक्षा होती रही। केंद्र सरकार ने लगातार हमारे क्षेत्र के विकास के लिए धन आवंटित किया, लेकिन धरातल तक वो पैसे राशि नहीं पहुंच पाई। हमारे यहाँ इंस्टीट्यूशन बंद हो रहे हैं, चाय बागान बंद हो रहे हैं, सिंकोना बागान बंद हो चुका है और रोजगार के अवसर उपलब्ध नहीं है। इसके कारण युवा बेरोजगार है और पलायन करने को मजबूर है। राज्य सरकार और वहां पे जो जीटीए व्यवस्था है अभी हाल में, उसके व्यापक भ्रष्टाचार के कारण क्षेत्र में बुनियादी सुविधाएं से जनता वंचित है। पूरा क्षेत्र में डेमोग्राफी चेंज हुआ है, इसके कारण जनता पीड़ित है। संवैधानिक अधिकारों से जनता वंचित है और यहाँ तक कि कई गांव मिनी पाकिस्तान के नाम से बन चुके हैं। गोरखा हो, राजवंशी हो, आदिवासी, कोच, मेचे, टोटो, बंगला भाषी, हिंदी भाषी और अन्य मूल निवासी वो खतरे में है और हमारी भाषा, हमारी संस्कृति, परंपरा और हमारी अस्तित्व पर खतरा जो है बढ़ता जा रहा है। राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से भी सिलीगुड़ी चिकन कॉरिडोर क्षेत्र बहुत ही सुरक्षित रखना अनिवार्य है और मैं आपके माध्यम से ये चाहता हूं कि सर हमें न्याय मिले। हमें भारत के संविधान के तहत स्थायी समाधान चाहिए जो हमारे क्षेत्र के लोगों द्वारा, लोगों के लिए और लोगों का शासन सुनिश्चित करे। मैं भारत सरकार से मांग करता हूं, कृपया स्थायी समाधान में तेजी लाएं ताकि हमारे क्षेत्र के लोगों को जल्द से जल्द न्याय मिले और हम स्वाभिमान के साथ जी सके। जय हिंद, जय गोरखा। श्री एस मुनिस्वामी जी। ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ, ನನಗೆ ನನ್ನ ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜನತೆಯ ರೈತರ ಪರವಾಗಿ ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ತಮಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು। ಈ ದಿನ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಜಿಯವರು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಆಗಿದ್ದಾದ್ಮೇಲೆ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಜಿಯವರು ರೈತರ ಆದಾಯ ದ್ವಿಗುಣಗೊಳಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ टेक्स्ट पढ़िए, केवल टेक्स्ट पढ़िए जो आपने लिख करके दिया है 377 में, उसी को और मेल में भी डालने लिख के भी दिया सर। हाँ ठीक है, मेल में भी डालना। हाँ, जरा उससे ज्यादा हटिए मत उससे जी प्लीज। बोलिए। देयर शुड बी नो चेंज इन दैट, जस्ट रीड दैट। बोल रहा हूं। ओके। ಕಿಸಾನ್ ಸನ್ಮಾನ್ ಯೋಜನೆ ರೈತರಿಗೆ 2,500 ರೂಪಾಯಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಹಣ ಕಟ್ಟಿ ಯೂರಿಯಾ ಕೊಡ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇರ್ಬೋದು, ಫಸಲ್ ಬಿಮಾ ಯೋಜನೆ ಇರ್ಬೋದು, ಈ ತರ ಅನೇಕ ರೈತರ ಪರ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ತಂದು ಸನ್ಮಾನ್ಯ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಜಿಯವರು ರೈತರ ಪರವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ 5 ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳ ಮೇಲೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡಿದಂತ ಈ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ರೈತರನ್ನ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಹೀನಾಯ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇವತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ। ಉಳುವವನಿಗೆ ಭೂಮಿ ಅಂತೇಳಿ ಸರ್ಕಾರ ಆಜ್ಞೆ ಮಾಡಿದ್ರೇನು ನಮ್ಮ ಕೋಲಾರ, ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ, ಮುಳಬಾಗಿಲು, ಮಾಲೂರು, ಚಿಂತಾಮಣಿ, ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರೈತರು ಸುಮಾರು 100 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕಂದಾಯ ದಾಖಲಾತಿಗಳನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರೇನು ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ, ಅರಣ್ಯ ಖಾತೆ ಮಂತ್ರಿಗಳು ಮತ್ತೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸೇರಿ ಏಕಾಏಕಿ 70 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಉಳುಮೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮಾವಿನ ತೋಟ ಹಾಕಿದ್ದಂತ ಮಾವಿನ ಗಿಡಗಳನ್ನು
ಏಕಾಏಕಿ ಬಂದು ಜೆಸಿಬಿಗಳನ್ನು ತಗೊಂಡು ಬಂದು ತೆರವುಗೊಳಿಸುವಂತ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಇವತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ನಮ್ಮ ಕೇಂದ್ರದ ಅರಣ್ಯ ಸಚಿವರ ಹತ್ರ ನಾನು ಮನವಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ, ಎಲ್ಲ ಕಂದಾಯ ದಾಖಲಾತಿಗಳು ನಮ್ಮ ರೈತರ ಹತ್ರ ಇದ್ರೇನು ಅದು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಬೆಲೆ ಕೊಡದೆ ಇವತ್ತು ರೈತನ ಒಕ್ಕಲೆಬ್ಸಂತ ಕೆಲಸ ನಮ್ಮ ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇದು ನಿಜಕ್ಕೂ ಖಂಡನೀಯ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ರೈತರು ಅನ್ನದಾತರು. माननीय सदस्य, जो पाठ आपने दिया है, जो whatever you have given in written, only that goes उसी के बारे में बात कर रहा हूँ. नहीं, उसी के बारे में बात माने जो आपने लिखा है. प्लीज लिसन मी, जो आपने लिख करके दिया है केवल उसी को पढ़िए. 371 में only that matter goes on record. What are you are speaking? ओके सर, उसी के बारे में बात कर रहा हूँ. इसलिए ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈಗ ಏನು ನಾನು ಕೇಂದ್ರದ ಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ನಾನು ಮನವಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸುಮಾರು 15ರಿಂದ 16,000 ರೈತರು ಇವತ್ತು ಬೀದಿಗೆ ಬರುವಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದಿದೆ. ಇವತ್ತೇನು ನಮ್ಮ IFS ಅಧಿಕಾರಿ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಮತ್ತೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಜೊತೆ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ರೈತರನ್ನ ಒಕ್ಕಲೆಬ್ಸಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ದಯವಿಟ್ಟು ರೈತರನ್ನ ಉಳಿಸುವಂತ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಮನವಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. थैंक यू. श्री अरुण कुमार सागर जी, जो पाठ आपने लिख करके दिया है उसी को कृपा करके पढ़िए, वही रिकॉर्ड में जाएगा. जी हाँ करें, प्रारंभ करिए. माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं कि आपने नियम अध्यक्ष महोदय, आपने नियम 377 के अधीन मामला उठाने का अवसर दिया. मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं. माननीय अध्यक्ष महोदय, फर्रुखाबाद, अल्लाहगंज, जलालाबाद, शाहजहांपुर, पुवाया, कुटार, मैलानी, जिसकी दूरी लगभग 200 किलोमीटर के आसपास है, नई रेलवे लाइंस को स्वीकृति प्रदान की गई है तथा इसका सर्वे कार्य भी पूरा हो चुका है, लेकिन इस परियोजना पर अभी तक कोई कार्य प्रारंभ नहीं हुआ है. मान्यवर, मैं सदन को अवगत कराना चाहता हूं कि उपरोक्त रेलवे लाइन के स्थापित किए जाने से जहां शाहजहांपुर, फर्रुखाबाद, लखीमपुर खीरी, बदायूं, पीलीभीत जो अत्यंत पिछड़े जिले हैं, मान्यवर, इन जनपदों को दूरी ग्रामीण अंचलों रेलवे नेटवर्क से जुड़ सकेंगे. वही सैन्य छावनी के कारण शाहजहांपुर और फतेहगढ़ जैसे सुरक्षा की दृष्टि से सामाजिक केंद्रों का जुड़ाव सीधे मथुरा, आगरा, ग्वालियर, झांसी, टनकपुर स्थित छावनियों से होने पर संवेदनशील रहने वाली उत्तरी सीमा को और अधिक मजबूती प्रदान होगी. माननीय अतः मेरा सदन के माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि उपरोक्त तत्वों को दृष्टिगत रखते हुए फर्रुखाबाद मैलानी रेलवे लाइन के निर्माण हेतु धन का आवंटन शीघ्र किया जाए ताकि क्षेत्र के विकास के साथ साथ देश को सामाजिक दृष्टि से भी मजबूती मिल सके. माननीय, बहुत बहुत धन्यवाद आपका. विष्णु दयाल राम जी. जी धन्यवाद सभापति जी. कोविड-19 के दौरान बंद की गई बरवाडीह चौपन चुनार पैसेंजर ट्रेन संख्या 53351, 53352 का परिचालन अभी तक प्रारंभ नहीं होने से पलामू संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत 11 रेलवे स्टेशनों क्रमशः नगर उटारी, रमना, मेराल, गढ़वा रोड, तोलरा, लालगढ़ बिहार, रजहरा, कजरी, डाल्टनगंज एवं चिवाकी के यात्रियों को आवागमन में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है. उक्त ट्रेन का परिचालन पुनः प्रारंभ करने की जनता के द्वारा लगातार मांग की जा रही है. साथ ही रांची चौपन एक्सप्रेस ट्रेन संख्या 18613, 18614 एवं पटना सिंगरौली लिंक एक्सप्रेस संख्या 23347, 23348 का ठहराव मेरार रेलवे स्टेशन पर नहीं की जा रही है. विदित है कि उक्त स्टेशन पर एकमात्र 54 गोमो पैसेंजर ट्रेन रुकती है
तथा कोई अन्य पैसेंजर या एक्सप्रेस ट्रेन का ठहराव नहीं दिया गया। बैराल स्टेशन से रमना स्टेशन और गढ़वा स्टेशन की दूरी लगभग बराबर है, 11 किलोमीटर की दूरी है, जिसके कारण वहां की जनता को आवागमन में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा। अतः महोदय, आपके माध्यम से माननीय रेल मंत्री जी से अनुरोध है कि ट्रेन संख्या 53351, 53352 का परिचालन पुनः प्रारंभ करने एवं ट्रेन संख्या 18613, 18614 एवं संख्या 23347, 23348 का ठहराव बैराल स्टेशन पर करने की कृपा की जाए। धन्यवाद। धन्यवाद। श्री जगदम्बिका पाल जी। श्री नारायण भाई कचाड़िया जी। डॉक्टर उमेश जाधव जी। Speaker sir, first time I am speaking in new Parliament House. Sir, in India's 9th Vande Bharat Express between Mumbai CSTM to Solapur 22-225, 22-226 has started on 10/2/23 and is running across Maharashtra. I would like to bring to your kind notice that Gulbarga, that is Kalburgi, is the zonal headquarters of 6 districts of Kalyan Karnataka region. If this train is extended up to Kalburgi, then it would be a great boost to the economy of this region. Has more than 10,000 people travel to Mumbai every day. Considering the time taken on to reach Mumbai, it will be great help for the business community. There is no dedicated train between Kalburgi to Bangalore, which is 4th largest city in Karnataka. There is a huge passenger movement from Kalburgi to Bangalore, and all existing trains are always full, making it hard for general public to get confirmed berths. Further, due to the opening of 3rd coach terminal at Bayapanhalli in Bangalore and doubling and electrification between Guntkal, Bangalore, which is almost complete, it is time now to introduce a new Kalburgi-Bangalore overnight train. Kalburgi is having the pit line, so both trains can easily be maintained at Kalburgi station. Thank you. श्री अशोक कुमार रावत जी। मेरे संसदीय क्षेत्र मिश्रिक के अंतर्गत नेशनल हाईवे संख्या 731 पर निर्माण कार्य चल रहा है, जो कि संडीला विधानसभा की पड़ता है और संडीला कस्बा भी वहां पर पड़ता है, जिसमें इस निर्माण को लेकर के वहां पर संडीला कस्बे में काफ़ी लोगों को दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से वहां की जनता ने एक सिंगल पिलर पर एलिवेटेड फ्लाईओवर निर्माण की लगातार मांग कर रहे हैं, जिसको मैंने दिशा समिति में भी उठाया है और माननीय मंत्री जी से भी मैं व्यक्तिगत मिलकर के रखा है और इसके लिए नियम 377 में पहले भी मैं रख चुका हूं। मेरा सदन से अनुरोध है कि संडीला कस्बे में नेशनल हाईवे 731 पर सिंगल पिलर पर एक एलिवेटेड फ्लाईओवर निर्माण किए जाने हेतु स्वीकृति प्रदान हेतु सकारात्मक कार्रवाई की जाए। धन्यवाद चैनल से। श्री गोपाल जी ठाकुर। श्री गजेंद्र उमराव सिंह पटेल। अच्छा ठीक है, गोपाल जी ठाकुर जी। आदरणीय सभापति महोदय, मंत्री जी से बताने की कृपा करेंगे कि क्या नमामि गंगे योजना के तहत दरभंगा बिहार का चयन वर्ष 2018 में हुआ था और इस योजना के तहत पहले चरण में 2 प्रमुख नदियां शहर के पश्चिम दिशा में बहने वाली बागमती नदी एवं पूरब बहने वाली कमला नदी की स्वच्छता को लेकर सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट की स्थापना को स्वीकृति दी गई थी, जिसमें शहर के 23 बड़े नाले का गंदा पानी बागमती नदी में, वहीं डीएमसीएच से छपरार घाट तक का गंदा पानी कमला नदी में गिराया जाता है।
इसी गंदगी से बचाने हेतु यहाँ सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का निर्माण होना था, जो योजना के चयन और स्वीकृति के करीब 5 साल बीत जाने के बाद भी पूरा नहीं किया जा सका है। वहीं बागमती नदी के तट पर स्वीकृत सब दाह गृह का निर्माण भी नहीं किया गया है। इसके अलावा दरभंगा नगर निगम अंतर्गत अवस्थित दिग्घी, हराही व गंगा सागर तालाब के सौंदर्यीकरण का कार्य भी लंबित है। नमामि गंगे योजना के तहत दरभंगा में अभी तक एक भी एसटीपी निर्माण नहीं हुआ है। क्या मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उक्त सभी कार्यों की यथास्थिति और प्रगति क्या है? वहीं बागमती नदी की गाद सफाई और घाट निर्माण के साथ शहर के ड्रेनेज सिस्टम के लिए अब तक कितनी राशि किस मद में आवंटन किया गया है तथा मंत्रालय द्वारा इसके जल्द क्रियान्वयन हेतु अब तक कौन कौन सी कदम उठाए गए हैं? धन्यवाद। श्री गजेंद्र उमराव सिंह पटेल जी। धन्यवाद माननीय सभापति जी। मैं खरगोन बड़वानी जनजातीय लोकसभा से आता हूं और आज मुझे नियम 377 के अधीन मेरे क्षेत्र के महत्वपूर्ण विषय उठाने का अवसर मिला है। मेरी लोकसभा ट्रेन विहीन है, वहां पर रेल की पटरी तक भी नहीं है और इसको लेकर एक बहुउद्देशीय रेल परियोजना खंडवा से धार वहाय खरगोन बड़वानी, जो कि विगत कई वर्षों से लंबित है, उसके सर्वे का कार्य सेंट्रल रेलवे को सौंपा गया था। वर्तमान में सर्वे की क्या स्थिति है? यदि उक्त सर्वे कार्य को पूर्ण हो चुका है तो फाइनल लोकेशन सर्वे कब तक कराया जाएगा? उक्त रेल परियोजना क्रियान्वयन हेतु रेलवे मंत्रालय की आगामी रूपरेखा क्या होगी, जिससे बहु प्रतीक्षित परियोजना का लाभ शीघ्र अतिशीघ्र मेरे आदिवासी लोकसभा को, यहाँ के जनजाति लोगों को मिल सके। यह मेरा निवेदन था और आग्रह था। पहले भी कई बार मैंने प्रश्नकाल के दौरान और माननीय मंत्री जी के द्वारा उठाया गया है। ये मैं इस धारा 377 में रखना चाहता हूँ। श्री अशोक महादेव राव नेते। धन्यवाद सभापति महोदय। महाराष्ट्र राज्य में मेरा संसदीय क्षेत्र गढ़चिरोली चिमूर लंबे क्षेत्रफल में फैला हुआ देश का सबसे बड़ा दुर्गम और नक्सलवाद से प्रभावित पिछड़ा क्षेत्र है। गढ़चिरोली से लगभग 200 किलोमीटर की दूरी पर गोंदिया जिले में बिरसी स्थान पे एयरपोर्ट स्थापित किया गया था। इस एयरपोर्ट से विमान सेवाएं प्रारंभ भी हुई थी, लेकिन वर्तमान में बंद पड़ी हुई है। दूसरे गढ़चिरोली से नागपुर जो एयरपोर्ट है, उसकी दूरी भी गढ़चिरोली से 200 किलोमीटर की है। जिला कलेक्टर गढ़चिरोली द्वारा गढ़चिरोली में एयरपोर्ट की स्थापना कराए जाने हेतु प्रस्ताव भेजा गया है, लेकिन अब तक इसमें कोई विशेष प्रगति नहीं हुई है। मेरा सदन के माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि गढ़चिरोली में एयरपोर्ट की स्थापना किए जाने हेतु सार्थक कदम उठाए। बहुत बहुत धन्यवाद। श्रीमती रक्षा खड़से जी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, महाराष्ट्र में ग्रामीण तथा कृषि क्षेत्र में विकास किसानों के लिए कार्यकारी सहकारी सोसाइटी, विविध कार्यकारी सोसाइटी एक अहम भूमिका निभाता है। मेरे जलगांव और बुल्डाना जिले में 900 से अधिक सोसाइटी कार्यरत है, जिसमें से 550 से अधिक सोसाइटी के हाल ही में हुए ऑडिट के अनुसार कई अलग अलग कार्यकारी समितियों में प्रतिकूल असमानताएं दिखी वहाँ पे, और ये बहुत गंभीर और चिंताजनक मामला है। विकास सोसाइटियों के इस डिफरेंस के कारण किसानों को काफी सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि किसान टाइम पे लोन नहीं चुका पाते हैं और भारी बारिश और तूफान जैसी प्राकृतिक आपत्तियों के कारण किसान समय पे क्रॉप लोन नहीं भर पाता है। तो मेरी आपके माध्यम से, इस सदन के माध्यम से विनती है कि सरकार इन सोसाइटियों को सब्सिडी उपलब्ध करवाए, जिसके कारण किसानों को इसमें फायदा हो सके। धन्यवाद। श्री राजीव प्रताप रूडी जी।
श्री उन्मेष पाटिल जी नहीं है। श्री सुजय विखे पाटिल जी, श्री मितेश पटेल जी, डॉक्टर निशिकांत दुबे जी। मैं हिंदी में बात करने की इजाजत चाहता हूं सभापति महोदय। जी सभापति महोदय, मैं आपका ध्यान हमारे उस वक्तव्य की ओर आकर्षित कराना चाहता हूं जिसमें नियम 377 के तहत खतौरी, घटवाल, घटवार और अन्य जातियों को अनुसूचित जनजाति के रूप में शामिल करने का मुद्दा उठाया गया था। हमें इसके लिए जनजातीय मामले के केंद्रीय मंत्री का जवाब तो मिला है, लेकिन अब तक इस मामले में राज्य सरकार के कारण कोई प्रगति नहीं हुई है। इसलिए आज मैं इतिहास के पन्नों से एक किताब का जिक्र करना चाहता हूं कि एक किताब जिसका शीर्षक है द लिटिल वर्ल्ड ऑफ एन इंडियन डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर, जिसे आर कास्टेयर्स द्वारा लिखा गया है और 1912 में मैकमिलन एंड कंपनी लंदन द्वारा प्रकाशित किया गया। इस पुस्तक में इस तथ्य का एक संपूर्ण ऐतिहासिक रिकॉर्ड है कि संथाल परगना 1855 में बनाया गया था और इसलिए यह बंगाल के सभी जिलों में सबसे छोटा था। लेखक द्वारा इसमें घटवाल, घाटों के संरक्षक और खतौरी आदिवासियों के दर्द का विवरण भी दिया गया है। कैसे 1790 में अस्थायी बंदोबस्त के समय उनके क्षेत्र के हर हिस्से पर कब्जा कर लिया गया था। इससे यह स्पष्ट होता है कि अस्थायी बंदोबस्त के समय इस पूरे क्षेत्र में एक भी संथाल आदिवासी नहीं था। भुइयां, खतौरी, हिंदू, मुसलमान, बड़े जमींदार सभी थे, पहाड़िया थे, लेकिन एक संथाल नहीं था। इतिहास के पन्नों में यह तथ्य गवाह के रूप में मौजूद है कि जब इन निष्कर्षों को रिकॉर्ड किया गया था और जब यह किताब प्रकाशित की गई थी, तब अनुसूचित जातियों और जनजातियों की व्यवस्था उस प्रकार से मौजूद नहीं हुआ करती थी जैसा कि आज प्रशासनिक रूप से यह अस्तित्व में है। इसीलिए हमारा मानना है कि सही मायने में इस क्षेत्र के मूल निवासी वे हैं जो अपने वास्तविक दर्जे व अधिकारों से वंचित हैं और अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता पाने का दावा करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। डॉक्टर शशि थरूर जी। Thank you very much, Mr. Chair. I wish to draw the attention of the Honourable Minister of State for Science and Technology to the urgent need to reconstitute the joint consultative mechanism within ISRO and the Department of Science. The JCM was introduced by the government as a negotiation mechanism for employees in government offices as far back as 1963. In the case of ISRO and DOS, a re-verification process is supposed to take place every 5 years, wherein employees can vote and elect 2 recognized service associations to the governing and administration councils of these 2 premier bodies. The elected service associations would then be qualified and authorized to participate in the JCM for a period of 5 years. However, the last verification process took place in 2014, and there has been no attempt to reconstitute such a process in the past 9 years under the present government. As a result, there currently exists no suitable negotiation forum to raise a number of legitimate and pending issues relating to employees' welfare, working conditions and benefits. This has naturally had an adverse effect on the morale of employees who feel disenfranchised by the lack of a consultative platform to air their grievances. I therefore urge the Minister to reconstitute the process of the JCM within ISRO and the Department of Science so that there is a democratic way of dealing with issues of employees regarding improving safety, security, health and welfare, and to ensure that you can increase productive efficiency. Thank you, Mr. Chairman. Shri Suresh Kodikunil. Thank you, Chairman, sir. The suffering and agony of paddy farmers in Kutanad region, in particular, and Kerala state, in general need to be addressed and resolved immediately. The paddy farmers of Kerala are given their dues as bank loan by means of paddy receipt sheet by the state agency Supplyco, and this impractical system has created untold miseries for paddy farmers, and paddy receipt sheet system must be revoked
and paddy farmers must be paid their dues indirectly in their bank accounts immediately after procurement of paddy. The central government must take immediate steps in releasing any funds that are in arrears for the state government to disperse the arrears payout at the earliest. Compensation of 50 lakhs must be given to the families of farmers who have committed suicide for not receiving bank loan due to adverse credit rating caused by the failure of state government in repaying PRS dues on time, which resulted in impractical CIBIL score of innocent farmers who were denied loans. The government must also declare a moratorium on repayment of loans to be repaid by paddy farmers of Kerala state till such a time the crisis of repayment of dues settled. Thank you, sir. Shri Advocate Dean Kuriakose ji. Thank you, sir. Sir, due to the failure of Spices Board to support cardamom farmers in Kerala, I am demanding for establishment of a new cardamom board. Sir, the National Turmeric Board was established recently. However, a cash crop of great national importance, cardamom is still under the Spices Board. Sir, Idukki is the district that contributes more than 70% of cardamom production in India. It is an important crop that is an integral part of many cuisines across the country and the world. Sir, cardamom cultivation is beset with many challenges that require a holistic approach to solve. Unfortunately, the Spices Board doesn't support the farmers to the cultivation of cardamom. Sir, both the backward linkage like assistance for cultivation and forward linkage like marketing support is required to ensure the growth of cardamom cultivation in the country. Sir, cardamom cultivation and processing is a highly skilled agricultural enterprise that requires great research and extension support. Sir, the Spices Board is only marginally able to support this requirement. So, I humbly request and I urge upon the government to take immediate action in this regard and establish a new National Cardamom Board at the earliest. Thank you. Dr. D. Ravi Kumar ji. Shri D. Ravi Kumar ji. Professor Saugat Rai ji. Saugat da. Sir, under Rule 377, I'd like to raise an important issue pertaining to West Bengal. Total central dues towards West Bengal under MGNREGA currently stands at above rupees 7,000 crores, that is 7,300 crores. The people of West Bengal feel sad that the union government is depriving us on this count. West Bengal government has appealed to the union government to release the funds for payment under the 100-day job scheme and not deprive the poor people of their legitimate dues. Despite being deprived of the central funds under the MGNREGA scheme, the state government has been able to create 10 lakh mandates under which jobs have been provided to 10 lakh numbers of job card holders. As regards, this is a case of extreme deprivation of the poorest people by the central government. As regards the housing scheme, PM Awas Yojana, both the union and state governments have their share of contribution under the scheme. We are being deprived of PM Awas Yojana funds also. Hence, I urge upon the Government of India to take urgent steps to release the pending dues to West Bengal of MGNREGA and PM's Awas Yojana with immediate effect. We have demonstrated before the minister on this issue, but the government is not prepared to listen to us. Thank you. They will rather have us move forcibly
by the Delhi police rather than listen to the oaths of West Bengal. चंद्रशेखर बेलाना जी Sir, to help students from socially and economically backward classes, SC, ST, BC and EBC, who wanted to pursue higher education abroad, the Andhra Pradesh government signature program, the Jagananna Vidya Videshi Devana scheme, was established. In accordance with this program, the Andhra Pradesh government covers the tuition for applications who are accepted to one of the top 200 universities. It covers the entire cost of the students' tuition if they are admitted to one of them top 100 institutions in the global. It also pay 50% or 50 lakhs of a student's tuition fee if they are accepted into one of the top 101 to 200 university in the global. While this process have increased the number of students from the socially and backward classes seeking higher education overseas. International education is still dominated by students from upper caste, as studying abroad requires a minimum of Rs 20 to 25 lakhs. Although there are a number of scholarship programs and financial help schemes, it appears that establishment of national level funds dedicated to students express for higher education outside in India is important. As a result, I asked to get the government to make establishing national level funds to support socially and economically backward communities, educational and advancement of primary priorities. Thank you. श्री श्रीरंगप्पा बारने जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे निर्वाचन क्षेत्र बावल के अंतर्गत JNPT पोर्ट के निर्माण के लिए सन 1985 में सेवा गांव की भूमि अधिग्रहण की थी और सेवा गांव को गांव में बांटा गया था। नवीन सेवा गांव को 10 हेक्टर और हनुमान कोलीवाड़ा सेवा कोलीवाड़ा को 0.2 हेक्टर भूमि पर ट्रांजिट कैंप के तौर पर देकर उरन के नजदीक बसाया गया है। JNPT के निर्माण के लगभग 33 वर्षों के उपरांत नवीन सेवा गांव के प्रकल्प बाधित नागरिकों को 361 भूखंड 33.64 हेक्टर भूमि देकर बसाना है और हनुमान कोलीवाड़ा सेवा कोलीवाड़ा गांव के प्रकल्प बाधित नागरिकों को 2.56 भूखंड देकर 70.33 हेक्टर भूमि देकर बसाने का इंतजार है। JNPT के यह मान्यता के लिए केंद्र सरकार के पास प्रस्ताव भेजा है। अतः आपके माध्यम से मैं सरकार से ये दोनों गांव को नवीन सेवा और हनुमान कोलीवाड़ा को पुनर्वसन समझौते के अनुसार अतिशीघ्र भूखंड देने की मांग करता हूं। धन्यवाद। श्री सुनील कुमार पिंटू जी। धन्यवाद सभापति महोदय। आज मैं बिहार के सीतामढ़ी, जहां मां जगत जननी सीता जिस धरती से प्रकट हुई है, मैं वहां से आता हूं। नियम 377 के अधीन एक अति महत्वपूर्ण मामले को उठाने की आपने मुझे इजाजत दी, इसके लिए मैं आपके प्रति आभार प्रकट करता हूं। माननीय प्रधानमंत्री जी का एक ड्रीम प्रोजेक्ट है आयुष्मान भारत। आयुष्मान भारत में हो रहे कुछ त्रुटियों के प्रति मैं सरकार का आपके माध्यम से ध्यान आकृष्ट कर रहा हूं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 के अंतर्गत सार्वजनिक स्वास्थ्य कवरेज के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा सितंबर 2018 में आयुष्मान भारत योजना शुरू की गई थी। यह विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना है, जिसका एकमात्र लक्ष्य गरीब, वंचित एवं कम आय वर्ग के लोगों को स्वास्थ्य सुरक्षा प्रदान करना है। इस योजना के अंतर्गत लगभग 12 करोड़ परिवार अर्थात 55 करोड़ लाभार्थी शामिल हैं, जिसमें 40% लोग
जनसंख्या के जो निचले पायदान के हैं, गरीब हैं, अति पिछड़ा है। किंतु विडंबना यह है कि वही इस योजना के लाभ से वंचित हो जा रहे हैं। जागरूकता का अभाव है या अवज्ञता का कारण भूलवश अगर उनके आयुष्मान में अगर कोई त्रुटि हो जाती है कार्ड में, नाम के स्पेलिंग, पता में, उम्र में, लिंग में, जिसके कारण उनको सेवा से वंचित कर दिया जाता है, उनको जो हक मिलना चाहिए वो हक कहीं ना कहीं हकमारी हो जा रही है। ऐसी स्थिति में मार्गदर्शन करने की बजाय हॉस्पिटल उन्हें सेवा देने से मना कर देती है, जो कि उचित नहीं है। इस योजना के साथ साथ सरकार में भी इसका विश्वास कमजोर हो जाता है। इस संदर्भ में दिशा निर्देश जारी किया जाए ताकि पात्र लाभार्थियों को योजना के प्रति जागरूकता लाई जाए तथा आवश्यकता पड़ने पर उनका समुचित इलाज किया जाए और दस्तावेज या भूलवश त्रुटि को जिसमें सुधार संभव है उस कारण से इलाज न करने का कोई भी हॉस्पिटल इस प्रकार से मना न करे। ऐसे ही होने से इस योजना की सफलता सुनिश्चित हो पाएगी और जो माननीय प्रधानमंत्री का है कि हर गरीब दबे कुचले लोगों का इलाज हो सके मुफ्त में, वो संभव हो पाएगा। आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। श्री भर्तृहरि मेहताब जी। Thank you, Chairman, sir. Access to tap water is a basic necessity of every household. To ensure universal access to tap water in rural areas till the year 2024, the government had initiated the Jal Jeevan Mission. However, it is falling short of achieving its objective within the said time frame. Although the progress made under the scheme is acknowledged, the target of providing tap water connection to 19 crore 36 lakh rural households till the year 2024 seems a distant reality because only 55%, that is only 10 crore 71 lakh households have received a tap water connection as of now. About half of the target number has been achieved in 4 years since the scheme was launched in 2019. Keeping this in mind, the claims of the government that rest of the target number can be achieved in just 1 year seems highly improbable. Though the Jal Jeevan Mission has received a hike in the 23-24 union budget, it is only so useful as out of 60,000 crore of rupees allocated for the mission in 22-23, only 22,774 crores have been released to the eligible states and union territories till December 2022. Therefore, what is needed is a better implementation of the scheme at the ground level and an expedited release of funds by the centre so that universal access to tap water in rural areas can be made a reality in near future. Thank you, sir. श्री रितेश पांडे जी नहीं है। श्री श्रीनिवास दादा साहेब पाटिल नहीं है। पटेल जी। सर, मैं आपका आभारी हूं, आपने मुझे मौका दिया। मैं महाराष्ट्र में चल रहे मराठा और धनगर इन दोनों बड़े समाजों के आरक्षण के अत्यंत महत्वपूर्ण मामलों में बोलने पर खड़ा हूं। पिछले 10-12 साल से मराठा समाज और धनगर समाज आरक्षण के लिए आंदोलन कर रहे हैं। इस दौरान महाराष्ट्र ने 4 राज्य सरकारें बदलती हुई देखी है। हर बार आंदोलक समाज और विरोधी दल सत्ता पक्ष पर दबाव डालते हैं। सत्ता पक्ष कोई कमेटी या कमीशन गठित करता है और मामले को खींचते उस सरकार की टर्म के आखिरी महीनों में आरक्षण किसी की तरह से घोषणा कर दी जाती है। आगे चलकर कोर्ट किसी न किसी बहाने कानून के मुद्दे पर खारिज कर देता है। तब तक सरकार बदल चुकी होती है और पूर्व सत्ता पक्ष अगले सत्ता पक्ष को
दोषी ठहराता है। ये दुष्ट चक्र पिछले 12 सालों से चलता हुआ है। कानून के विशेषज्ञों को कहना है कि इन आरक्षणों की प्रक्रिया में केंद्र सरकार की भूमिका ही सबसे महत्वपूर्ण है, लेकिन दुर्भाग्य से केंद्र सरकार इस विषय पर लंबे समय से मौन में है। आपने विषय कुछ दूसरा महाराष्ट्र इतिहास काल से एक सामाजिक समता, बंधुता और सुधारवाद की भूमि रहा है। इन दोनों समाजों को आरक्षण संबंधी मांगे योग्य है, इस पर में महाराष्ट्र में सभी कभी सकारात्मक मत है। मराठा समाज केवल 150 या 200 सांसद या विधायक चुने जाते हैं, इसलिए करोड़ों मराठे को शिक्षा और आर्थिक पिछड़ेपन का नकारना गलत है। इसी तरह से करके दिया है केवल धनगर और दंडनीय शब्दों के लिए भिन्नता की वजह से मैं थोड़ी सुधार कर रहा हूँ। मैं आपने नहीं आपके परमिशन सुधार करता हूँ, क्योंकि ये मामला बहुत जोरों से महाराष्ट्र चला है। जो लिखा हुआ था भारत सरकार में आप तो बहुत वरिष्ठ सांसद हैं, 2 मिनट लिखा हुआ होता है। इन दोनों समाजों के प्रश्नों को करना है और अधिक समय दिए तो अनदेखा करना महाराष्ट्र भविष्य के लिए चिंताजनक हो सकता है। सभी देख रहे हैं कि हर दिन आए दिन महाराष्ट्र में चल रहे परस्पर विरोधी आंदोलन, सभा, भाषण और वक्तव्य की वजह से सामान्य जनों के मन में वही जाएगा जो आपने लिख करके दिया है। माहौल पैदा हुआ है। इसको आप शून्य में मैं केंद्र सरकार से अनुरोध करता हूं कि आप इस गंभीर विषय को उच्चतम प्राधान्य में कानून सुयोग्य संशोधन करें और इन दोनों समाजों का आरक्षण संबंधी मांगे पूरी करने के लिए तुरंत कदम उठाए। महोदय, आपने मुझे जो मौका दिया इसलिए मैं आपका आभारी हूं। पहले मैंने जो प्रश्न पूछा था उसमें थोड़े सुधार करके जो अनुमति दी, इसलिए मैं आपका बहुत आभारी हूं। Thank you, Chairman, sir. Thank you, Chairman, sir. I wish to raise the issue of cashew crisis unfolding in my district of Srikakulam. Andhra Pradesh is one of the biggest exporters of cashews in India, and Palasa in Srikakulam has more than 1 lakh acres for cashew cultivation managed by mostly small and marginal farmers. Cashew plantations start bearing fruit after 3 years of planting and require proper care to bear fruits. Farmers have borne rising expenses of up to 30,000 rupees annually while selling their produce for prices as low as 5,000 rupees, barely even earning 1/5 of their expenses. Moreover, introducing cheaper cashew kernels from countries like Vietnam and other countries has further dropped the prices in the market, thereby compounding the losses suffered by local farmers. I urge upon the government to step in and provide immediate relief to over 30,000 farmers of Srikakulam by fixing an MSP for cashews after consulting local farmers. Furthermore, the government must reimpose a 5% import duty on foreign cashews to reinvigorate local cashew sales and set up a cashew board to supervise the implementation of such changes at the earliest to ease the burden of the local cashew farmers. Thank you, sir. श्रीमती नवनीत राणा जी, श्री रितेश पांडे जी, धन्यवाद अधिष्ठाता महोदय। अकबरपुर रेलवे स्टेशन पर प्लेटफॉर्म नंबर 5 के किनारे मालगाड़ी से माल उतारने की व्यवस्था पूर्व में हुआ करती थी। इस रेलवे स्टेशन का आधुनिकीकरण और विस्तार होने के कारण यह रैक पॉइंट समाप्त कर दिया गया है, जिसकी वजह से अंबेडकर नगर से रेलगाड़ी से माल लोड करना या उतारने की कोई सुविधा अब नहीं बची है। इसके कारण क्षेत्र के व्यवसायियों को भारी नुकसान उठाना पड़ता है और किफायती परिवहन नहीं उपलब्ध हो पा रहा है, जिससे आम जन को अपना माल का उचित दाम और बाजार भी नहीं मिल पाता है। अकबरपुर जंक्शन पर रेलवे रैक पॉइंट की उपलब्धि प्राप्त कराने के लिए जनता आंदोलित और आक्रोशित है। मेरी माननीय रेल मंत्री से यह मांग है कि लोकसभा अंबेडकर नगर के अंतर्गत अकबरपुर में विस्तारित प्लेटफॉर्म नंबर 7 के बगल बची रेलवे की शेष जमीन पर रेलवे रैक पॉइंट की उपलब्धता कराई जाए, ताकि पुनः माल का यातायात अंबेडकर नगर जिले से सुनिश्चित हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद।
श्री जगदम्बिका पाल जी। अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे नियम 377 के अधीन एक अत्यंत लोक महत्वपूर्ण और ज्वलंत समस्या की ओर अवसर दिया। मैं धन्यवाद देता हूं। मैं आपका ध्यान बुद्ध के जन्मस्थान कपिलवस्तु की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं। कपिलवस्तु बौद्ध परिपथ का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। पर्यटन एवं आस्था की दृष्टि से ये बौद्ध परिपथ सर्किट बनने से पूरे विश्व में बौद्ध धर्म के मानने वालों का ध्यान आकर्षित किया है। साथ ही सरकार ने अपने उड़ान योजना से जो रीजनल कनेक्टिविटी प्रोवाइड की है, उसमें भी इस क्षेत्र को भी एयर कनेक्टिविटी से जोड़ने की बात है। इसके फलस्वरूप चाहे वो इंडोनेशिया, थाईलैंड, सिंगापुर, जापान के सब जगह के जो बौद्ध के मानने वाले पर्यटक हैं, वो दुनिया भर के पर्यटक इस क्षेत्र का दर्शन करते हैं। और बौद्ध सर्किट जिसमें कपिलवस्तु है, कुशीनगर है, बोध गया है, सारनाथ और श्रावस्ती शामिल है। ये स्थल वर्तमान में लगभग राष्ट्रीय स्तर पर आने वाले टोटल विदेशी पर्यटकों के 6% के बराबर है। तो एक बड़ी संख्या है। इन सभी स्थलों में एयर कनेक्टिविटी प्रोवाइड हो चुकी है, लेकिन जो गौतम बुद्ध का जन्म स्थान है कपिलवस्तु, आज भी वो अभी एयर कनेक्टिविटी या किसी इससे नहीं है, जिसके कारण बोध गया, सारनाथ, कुशीनगर और श्रावस्ती नहीं जुड़ पा रहा। तो मैं आपसे मांग करता हूं कि बौद्ध पर्यटन के लिए समृद्धि है कपिलवस्तु में भी जो गौतम बुद्ध का जन्म स्थान है, उसमें एक हेलीपोर्ट की आवश्यकता है, जिससे हम बौद्ध परिपथ की पूरे उस बुद्ध सर्किट को अभिगम्यता को बढ़ा सकें। मैं आपके द्वारा सरकार से बुद्ध के जन्मस्थली कपिलवस्तु में उड़ान योजना के तहत एयर कनेक्टिविटी प्रोवाइड करने के हेलीपोर्ट को स्थापित करने की मांग करता हूं। धन्यवाद। श्री नारायण भाई कजारिया जी। सभापति महोदय, मुझे 377 पे बोलने का अवसर दिया तो मैं आपका आभार प्रकट करता हूं। मेरे संसदीय क्षेत्र अमरेली में एक नया केंद्रीय विद्यालय स्थापित करने का प्रस्ताव केवीएस संगठन की ओर से अनुमोदित अप्रूवल दे दी गई है, परंतु अब तक चैलेंजिंग मेथड कमेटी की और पब्लिक इन्वेस्टमेंट बोर्ड की मीटिंग न होने के कारण अब तक विद्यालय के निर्माण कार्य हेतु मंत्रालय की ओर से अंतिम आदेश लंबित है, जिसके कारण विद्यालय के निर्माण कार्य की निविदा प्रक्रिया में देरी हो रही है। उक्त विलंब के विद्यार्थियों का पठन पाठन कार्य प्रभावित ना हो, तो इसके लिए केवीएस रीजनल कार्यालय द्वारा अमरेली में स्थित एक भवन के अस्थायी रूप से केंद्रीय विद्यालय का शैक्षणिक सत्र प्रारंभ करने का प्रस्ताव भी केवीएस मुख्यालय को मंजूरी के लिए भेजा गया है। उक्त दोनों कार्यों की अंतिम मंजूरी चैलेंजिंग मेथड कमेटी और पब्लिक इन्वेस्टमेंट बोर्ड की मीटिंग अति आवश्यक है। महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि जल्द से जल्द चैलेंजिंग मेथड कमेटी एवं पब्लिक इन्वेस्टमेंट बोर्ड की मीटिंग बुलाई जाए, जिसके उक्त दोनों प्रस्ताव को अंतिम मंजूरी प्राप्त हो सके और अमरेली में एक केवीसी स्कूल का माध्यम से विद्यार्थियों का बेहतर शिक्षा प्राप्त हो सके। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। श्री राजीव प्रताप रूडी जी। श्री उन्मेश पाटिल जी। पीछे जी। Thanks a lot, Chairman, sir. The government has launched the National Logistic Policy, which aims to cut logistic cost by half to be near global benchmark by 2030. Sir, by reducing the cost of the logistic from 14 to 18% of the GDP to global best practices of 8%, this policy will benefit Maharashtra, my state, immensely, and will also help to increase creating employment opportunities. The government has also proposed a multimodal logistic park in my parliamentary constituency of Jalgaon, which is well connected through a network of roadways, railways and airways. Jalgaon has immense potential since it has multiple export units and food processing facilities. Due to large-scale production of crops, pulses, banana, grapes, onion, lemons, and as well as gold too. Additionally, there is ample availability of the vacant government land, which can be utilized for setting up a logistic park in Jalgaon. I request the government to sanction a multimodal logistic park
in my parliamentary constituency of Jalgaon, which will result in cutting down on transport cost, leading to reduction in cost of goods. This will in turn benefit industries and consumers and create employment opportunities for the people of Jalgaon and provide impetus to the economic development and overall growth of the Jalgaon. Thank you, sir. डॉक्टर सुजय विखे पाटिल जी नहीं, श्री मितेश पटेल सभापति महोदय मोटे अनाज के उपयोग को बढ़ावा के लिए श्री अन्न नाम देकर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली भारत सरकार आम लोगों तक इसे पहुंचाने का अभियान चला रही है। इस दौरान सभी मंत्रालयों को इस अभियान से जोड़ते हुए उन्हें इस पूरी मुहिम को और रफ्तार देने के लिए भी कहा गया है। श्री अन्न के उपयोग को बढ़ावा देना जितना महत्वपूर्ण है उतना ही आवश्यक है इसके उत्पादन में वृद्धि पर ध्यान केंद्रित करना एवं किसानों को इसके लिए आसान बाजार उपलब्ध करना, जिसके लिए माननीय प्रधानमंत्री के दूरदर्शी नेतृत्व में प्रयास जारी है। महोदय, मेरी सरकार से विनती है कि श्री अन्न जो कि गेहूं और धान की अपेक्षा कम पानी, लागत और मेहनत के उपजाया जा सकता है, जिसमें बदलते जलवायु के कारण सूखे में भी उत्पादन की बढ़िया संभावना है, उससे किसान दूर क्यों होता गया, इस बारे में पूरे देश के किसानों के बीच सर्वेक्षण करवाएं। इसके उत्पादन में कठिनाइयां एवं उत्पादन उचित होने पर भी इससे किसानों को बाजार उपलब्ध कराने में पूर्व की सरकार के नकारात्मक दृष्टिकोण से किसानों की उदासीनता को उत्साह में बदलने हेतु कदम उठाए, जिससे श्री अन्न भारत की एवं अंतर्राष्ट्रीय पहचान बन सके। धन्यवाद। डॉक्टर डी रवि कुमार जी नहीं, श्रीमती नवनीत राणा जी हो गया। नाउ आइटम नंबर 9, अधिवक्ता संशोधन विधेयक